हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आई नो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। आपका जो चैप्टर 6.1 है वो स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडरलाइन सारी चीज मैंने की थी। यानी क्या हुआ था कि गाइस की मैं जब लेक्चर लेना शुरू कर दिया तो मैंने देखा नहीं कि मेरा जो माइक था वो म्यूट है। ओके, सो कोई नहीं, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो फर्स्ट सब कैटेगरी वाला चैप्टर है, प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड द मिटिगेटिंग एंटरप्राइज रिस्क। ओके, सो पहली चीज हमको ये सारी चीज का मतलब समझना है। प्रिडिक्टिंग क्या होता है, कैलकुलेटिंग क्या होता है एंड मिटिगेट एंटरप्राइज रिस्क। ओके, सो एक एक करके पहले वो समझ लें एंड देन हम आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लाइन बाय लाइन हम सारी चीजें हम कवर करते जाएंगे। ओके, और फिर से बता दूं कि बहुत सारी जगह पे हम पॉइंट को सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा, इसके अंदर का पॉइंट आपको खुद पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन हम पढ़ने जाएंगे तो आई नो कि आपका जो ड्यूरेशन है लेक्चर का आवर वो बढ़ भी जाएगा। एंड दूसरी चीज कि भाई इतनी सारी चीजें फिर से मैं आपको बहुत सारी पहली दूसरी बात कि भाई ये एक फास्ट ट्रैक टाइप बैच मैंने लॉन्च किया है, नहीं है रेगुलर बैच है। ओके, कि जहाँ पे आपका एक लेक्चर डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटे का हो। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ जितना बताया जाएगा कि जितना आपके रिलेवेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम में आ सकता है तो उसको भी मैं यहाँ पे कवर करता चलूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड मिटिगेटिंग एंटरप्राइज रिस्क क्या है। सो पहली चीज है आपका प्रिडिक्टिंग। तो प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है कि भाई रिस्क को पहले से पहचानना होता है। ओके, जैसे अगर एक कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो मार्केट डिमांड और कस्टमर प्रेफरेंस का अंदाजा आपको लगाना होता है। उसको क्या बोलते हैं, हम प्रिडिक्टिंग बोलते हैं। अगर प्रिडिक्ट आप वर्ड भी सुनोगे तो अभी आपको पता चलता है कि प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है। देन कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग का मतलब क्या है कि भाई उस रिस्क का आपको फाइनेंशियली या तो फिर ऑपरेशनल इंपैक्ट कैलकुलेट आपको करना होता है। ओके, जैसे अगर डिमांड कम हुई तो भाई कितने का आपको लॉस हो सकता है, तो वो आपको एक कैलकुलेट आपको अंदाजा लगाना होता है एंड देन आपको मिटिगेट करना है। ओके, पहले प्रिडिक्ट किया कि भाई कितना रिस्क हो सकता है, देन हमने कैलकुलेट किया भाई कितना हो सकता है। ओके, पहले प्रेडिक्ट किया कि कहाँ पर लॉस हो सकता है, फिर उस लॉस कितना हो सकता है उस पर ध्यान दिया। अब वो लॉस ना हो उसके लिए हम मिटिगेटिंग एंटरप्राइज रिस्क करेंगे। मिटिगेटिंग यानी कम करना। अब कैसे कम करेंगे वो शायद देखना है। तो मिटिगेटिंग का मतलब फिर से बता दे रहा हूँ कि उस रिस्क का सॉल्यूशन निकालना होता है कि भाई ताकि हमारा इंपैक्ट जो भी ऑपरेशनल या तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन पे जो होने वाला है वो इंपैक्ट हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि आपने डाइवर्सिफिकेशन करना, इंश्योरेंस लेना या तो फिर बैकअप सप्लाई रेडी रखना। ओके, सो ऐसे आपके जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप ऐसे सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड मिटिगेटिंग एंटरप्राइज रिस्क। तो इसमें सारी चीजें हम यही देखने वाले हैं। जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लूं देन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, चलो गाइस तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं आगे हमारे स्टडी मटेरियल में जो बोल रहे हैं उसके बारे में एक एक पॉइंट हम ध्यान से करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, ये बस यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे कोई भी जब सिलेक्ट करो पेंसिल वगैरह तो बस लोड होना शुरू हो जाता है। चल भाई चल, कल सुबह पनवेल निकलना है, चल भाई चल। चलो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आपको आई होप सो कि दिखाई तो दे रहा ही होगा। ओके, सो फर्स्ट लाइन वो बोला है अकॉर्डिंग टू होन एंड द वैकोविक्स। ओके, ये बहुत गजब नाम है। ओके, शायद मेरा इंग्लिश भी है इसके सामने, ये नाम के सामने कुछ नहीं है। जस्ट 1 मिनट, ये क्या हुआ? शायद आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा अब। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ये हैंग हो चुका है, थोड़ा 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 हैंग हो चुका है। आई नो, थोड़ा नहीं बहुत सारा, बट जस्ट 1 मिनट। इसको सेट करके फिर से शुरू करते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइस, रुको मैं इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। यस गाइस, स्टार्ट हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब कि अकॉर्डिंग टू द हॉर्न एंड द वैकोविक्स। ओके, तो रिस्क इज द, उन लोगों ने एक डेफिनेशन दी है। ओके, तो पढ़ते हैं। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड एंड द ग्रेटर वेरिएबिलिटी रिस्क रिस्कियर द सिक्योरिटीज इज सेड टू बी। ओके, यानी क्या बोल रहे हैं भाई, जो दोनों है लाइक हॉल एंड वैकोविक्स। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, सिंपल चीज में मैं बताऊं तो उन्होंने बोला कि भाई जब हम किसी इन्वेस्टमेंट या तो फिर सिक्योरिटी में हम पैसा लगाते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये हमने जो पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट हो या तो फिर सिक्योरिटी, तो वहां से हमको क्या रिटर्न मिलता है। ओके, सो वो रिटर्न कितना कितना परसेंट हो सकता है, सपोज करो 10% भी हो। ओके, या तो फिर आपको लाइक 10% को आपकी उम्मीद मिलती है कि भाई 10% तो मुझे मिलने वाला है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपने जहाँ पे किया है या तो फिर सिक्योरिटी है। ओके, बट कभी कभार क्या होता है कि भाई रिटर्न आपका कम भी हो जाता है, लाइक 5% हो जाता है, या तो फिर कभी कभार ज्यादा भी मिल जाता है, तो 15% मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भाई आपका जो भी वेरिएशन है, यानी जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न के बीच का जो गैप है, ओके, उसको उन लोग वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको वो लोग रिस्क बोल रहे हैं, कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिस्क बोलते हैं। ओके, सपोज करो कि आज मैं स्टॉक मार्केट गया, ओपन किया, कोई एक शेयर मैंने पिक किया, मुझे लगा कि हाँ भाई इसमें एक वीक में, शायद एक महीने में पकड़ के चलते कि भाई एक महीने में मैं 20% तो मैं रिटर्न कमा लूंगा। ओके, बट मुझे एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ भाई, 15% का। ओके, सो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न था 20%, बट मुझे मुझे एक्चुअल रिटर्न मिला कितना, 15% मिला। तो ये जो 5% का भी जो है गैप, ओके, तो उसको वो लोग क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हॉर्न एंड द वैकोविक्स, तो उसको रिस्क बोलते हैं। ओके, तो वो रिस्क होता है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि हॉर्न एंड वैकोविक्स की डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है। ठीक है,
अभी हम बात करेंगे आगे एंटरप्रेन्योर रिस्क मैनेजमेंट एंड द प्रिडिक्शन। ओके, एंटरप्राइज सॉरी नॉट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रिडिक्शन। ओके, सो देखते हैं रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट असेस्ड मे बी डिवाइडेड इनटू सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क उसको बोलते हैं, ये सारी चीज आपने एसएफएम में पढ़ी होगी। आई नो कि मुझे बताने की कोई आपको जरूरत नहीं है इसमें डिटेल में, बट फिर भी मैं बताऊंगा, ऐसा भी नहीं है नहीं बताऊंगा। बट आप ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपने ये चीज एसएफएम में पढ़ चुका होगा और इंटर में भी आपने पढ़ चुके हो आपके एफए वाले पेपर में। सो सिस्टमैटिक रिस्क क्या बोलता है कि पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क which attribute to factor that affect the market as a whole। मैं उसका जो मेजरमेंट का जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कौन है, बीटा है। अनसिस्टमेटिक रिस्क इसको बोलते हैं कि भाई रिड्यूशियल रिस्क और तो बैलेंसिंग फिगर, लाइक टोटल रिस्क में से आप सिस्टमेटिक रिस्क निकाल दो तो आपको मिलेगा अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, और टोटल रिस्क का फॉर्मूला क्या है कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका फॉर्मूला बन जाता है। ओके, फिर से सारी चीजें मैं बताता हूँ सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सो गाइस क्या होता है कि भाई जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो भाई रिस्क हमेशा साथ ही आता है हमारे साथ। ओके, ओके, तो और वो मानना भी पड़ेगा आपको। ओके, तो रिस्क को आपको ब्रॉडली दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किया जाता है, जो हमने देखा कि भाई फर्स्ट जो आपका सिस्टमेटिक और दूसरा है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले सिस्टमेटिक रिस्क। सो ये वो रिस्क होता है कि जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। ओके, ये रिस्क ऐसा है कि जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, वो सिर्फ एक कंपनी को अफेक्ट नहीं करता, या तो फिर कोई एंटरप्रेन्योर की जो कंपनी है उस पर अफेक्ट नहीं करता, कोई छोटी कंपनी को अफेक्ट नहीं करता, ये पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। अभी सपोज मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जितनी भी सारी चीजें चल रही है तो उसमें अफेक्ट करने वाला है, पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा। ओके, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क। ओके, सो मतलब कि भाई अगर आपके पास कितने भी शेयर्स हो, अगर पूरे मार्केट डाउन हो रहा है तो आपका जो पोर्टफोलियो भी है वो भी क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। सो इसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। ओके, और दूसरी चीज के सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो होता है आपका बीटा। ओके, और आई नो कि आपने इसके दिए रिगार्डिंग बहुत सारे बीटा के रिगार्डिंग वो आपने सीएपीएम मेथड भी आपने यूज किया होगा इन इंटरमीडिएट और इन ऑल्सो फाइनल। ओके, लाइक बीटा आपको पता ही चल रहा होगा ना कि आर एफ इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला था पूरी चीज। ओके, सो आई नो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, सीएपीएम मेथड मैंने बोल दिया तो आई नो कि आपको पता ही चल गया होगा। फिर क्या होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी, अभी यहाँ पे तो बोला नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ बोल दिया कि अनसिस्टमेटिक रिस्क इसको बोलते हैं कि बैलेंसिंग फिगर, बट ऐसा नहीं होता ना भाई, बैलेंसिंग फिगर ऐसे तो नहीं आ जाता है। ओके, सो अनसिस्टमेटिक रिस्क इसको कहते हैं, तो भाई एक पर्टिकुलर उसके लिए भी डेफिनेशन टाइप दिया गया है, आपने इंटर में भी पढ़ा ही होगा। ओके, सो ये एक रिस्क एक पर्टिकुलर कंपनी या तो फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, लाइक इसको रेसिडुअल रिस्क भी हम क्या करते हैं कहा जाता है। सो यानी टोटल रिस्क में से आप सिस्टमेटिक रिस्क बात करोगे तो आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क मिलता है। अभी सपोज करिए यहाँ पे मैं जो एक एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर सपोज करो कि भाई एक कंपनी का मैनेजमेंट जो है, ओके, मैनेजमेंट में कौन कौन आता है वो आपको भी पता है। सो वो लोग क्या करते हैं कि भाई गलत डिसीजन ले लेते हैं। ओके, और उससे गलत डिसीजन लेने से आपकी कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है। ओके, जो भी कंपनी है उनके मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन लिया और गलत डिसीजन से उनकी कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है। सो मेन चीज क्या है कि भाई उनके लिए एक आपकी जो उनकी जो प्रोडक्ट बना रहे थे तो उसमें तो डिमांड गिर जाएगी। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली है कि स्ट्राइक हो जा रही है तो कोई भी वर्कर्स काम नहीं करेगा, और वर्कर काम नहीं करेगा तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी गिर जाएगी, तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी आपका क्या हो सकता है, गिर सकता है। लेकिन ये चीज क्या ए कंपनी में हुई तो क्या बी कंपनी में ये चीज हुआ तो उसका इम्पैक्ट बी कंपनी में होने होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी की जो सारी चीजें हो रही है वो ए कंपनी में हो रही है, उसका इम्पैक्ट दूसरी कंपनी को नहीं हो सकता। ओके, तो इसको ही क्या बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो खुद की कंपनी को ही भुगतना पड़ने वाला है। ओके, सो वो अनसिस्टमेटिक, बट सभी कंपनी सभी इंडस्ट्री को लाइक सभी वर्ल्ड मार्केट को वो सारी चीज इम्पैक्ट होगा तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर, चलो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने कितने यार 4-5 मिनट मैंने ले लिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट गाइस, क्योंकि फिर से लोड हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। देखो देखो देखो, वेट फॉर द प्रोग्राम, वेट फॉर प्रोग्राम। और प्रोग्राम का वेट करते करते यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है बाद में। ओके, सो गाइस आपको आई होप कि आपको पता चला होगा कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो मार्केट से आता है, और जो भी कंट्रोल के लाइक ओके, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट से बाहर से आता है, जो कंट्रोल के बाहर भी होता है कभी कभार। बट अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कंपनी या तो फिर इंडस्ट्री से आता है। ओके, जिससे आप स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन भी मैनेज किया जा सकता है। ओके, सो सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क आपको पता चल गया है आपको, कि मैं उम्मीद करता हूँ। फिर यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपको दिया है, उसका क्लासिफिकेशन भी दिया है, लाइक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं कि रिस्क का क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो रिस्क में दो रिस्क, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, उसके भी अंदर है कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क में हमने बोला कि वर्ल्ड मार्केट में आपको इम्पैक्ट होता है, तो वो कौन के, तो मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क। ओके, जो वो ये लाइक अप एंड डाउन होता है तो पूरे मार्केट में इम्पैक्ट हो जाता है। वैसे अनसिस्टमेटिक रिस्क में आपका बिजनेस रिस्क, लाइक वो खुद पे है, खुद की इंडस्ट्री का है, तो बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। ओके, आज मेरी कंपनी में मुझे पैसा नहीं मिला तो वो मेरा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, बिजनेस रिस्क हो सकता है। ओके, बट वो एक इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग होता है वो सिस्टमेटिक, जो पूरे मार्केट में होता है तो वो सिस्टमेटिक। क्लियर, चलो इतना ही हमको चीज देखना है।
अभी सुनो गाइस, यहाँ पे जो भी ये चीज दिया है ना, जो मैंने हाईलाइट किया, ओके, वो फिर से आने आया है, फिर से वही सारी चीज है, घिसी-पिटी जो मैंने सारी चीज बता दी, ओके। तो ये आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, सारी चीज वही है, कोई कोई चेंजेस नहीं है। देखना है आपको, दिखाता हूँ, चलो देखो। The present portion of the total risk which attribute to the factor that affect the market as a whole, the arise out external and uncontrollable factors which are not specific to security or industry to which such a security belongs. It's a part of risk posed by the factors affected. Price of all securities. Beta is a measure of systematic risk. Can't be eliminated by diversification. Systematic risk are the discussed below. ठीक है, देखा, जो हमने पढ़ा वही चीज है, कुछ नई चीज यहाँ पे दी गई नहीं है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं मार्केट रिस्क से। अभी देखो, इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ने वाले नहीं है। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई एग्जांपल है, लाइक यहाँ पे देखो मार्केट रिस्क में क्या एग्जांपल दिया है, तो वो एग्जांपल क्या बोला है वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, और मार्केट रिस्क क्या बोल रहे हैं वो बता दूंगा। ओके, तो आपका मेन सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी मार्केट रिस्क क्या होता है और कब होता है। तो मार्केट रिस्क तब होता है कि भाई जब कोई सोशल, पॉलिटिकल या तो फिर इकोनॉमिकल, आपका इकोनॉमिक इवेंट पूरा मार्केट हिला देता है। ओके, कब होता है, सोशल, पॉलिटिकल या तो फिर इकोनॉमिक, कुछ इवेंट ऐसा होता है कि जिससे आपका मार्केट भी पूरा हिल जाता है। ठीक है, फिर सपोज करो यहाँ पे जो एग्जांपल बोला है उसी एग्जांपल पे हम बात करते हैं। तो भाई सीबीडीटी ने एक, लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, वही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल क्या बोला है। ओके, तो सीबीडीटी ने सपोज करो कि भाई एक ड्राफ्ट आपका सर्कुलर निकाला। ओके, कि भाई शेयर ट्रेडिंग से जो भी आपकी इनकम होती है तो उससे आपका कैपिटल रिसिप्ट मैनेज या तो फिर बिजनेस रिलेटिव हो सके। बट ये सिर्फ एक न्यूज थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था इतना ज्यादा हुआ कि भाई सारे सेक्टर के शेयर प्राइस एकदम से गिर गए। यानी भाई मार्केट रिस्क एक इवेंट की वजह से आपकी डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन और इन्फॉर्मेशन फ्लो सबको इम्पैक्ट कर देता है। ओके, सो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। फिर आपका रहता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि भाई ये रिस्क इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से आपका होता है। ओके, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉर्पोरेट डेट का कॉस्ट भी आपका बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट आपका गिर जाता है तो आपका डेट का कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाता है। ओके, सो ये चीज होता है आपके इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उसका भी रिस्क आपका रहता है। सबको कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई ने बोल दिया कि भाई इसका रेट इतना रह हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इतना कर देंगे, ओके, या तो कम कर देंगे, तो वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल मैं लूँ तो सपोज करो कि आरबीआई अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो नए लोन्स महंगे हो जाते हैं। ओके, तो कंपनी का जो बोरोविंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उनका जो सेल प्राइस है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए भी मार्केट रेट आपका इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट कर डालता है। फिर आपका थर्ड आता है परचेसिंग पावर रिस्क। परचेसिंग पावर रिस्क क्या होता है कि भाई ये एक रिस्क इन्फ्लेशन की वजह से आता है। ओके, ये रिस्क जो है वो कहाँ से आता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पता है ना सबको, आई होप सो कि आपने 11 12 अच्छे से करके आए हो एंड तभी आप फाइनल में हो। ओके, बाकी तो मैंने बहुत सारे देखा है कि भाई फाइनल में भी होते हैं, बट बेसिक जो टर्म्स, टर्मोलॉजी या तो फिर टर्म्स होते हैं उनका मतलब भी नहीं पता होता। बट ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन की चीज पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, बाकी बाकी वगैरह वगैरह। ठीक है, सो परचेसिंग पावर रिस्क क्या होता है मेनली, भाई ये रिस्क इन्फ्लेशन की वजह से ही होता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसों की जो असली वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सपोज करो कि भाई आज आपके पास 100 रुपए में एक प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो 2 साल बाद उसी प्रोडक्ट की प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, सपोज करो कि 130 हो जाएगी। ओके, तो आपको जो 100 रुपए की परचेसिंग पावर जो घट गई। ओके, तो इसको ही क्या बोलते हैं, आपका परचेसिंग पावर की रिस्क कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वही चीज जो 100 रुपए मिल रही थी वो इन फ्यूचर 130 में मिलने वाली है, तो जो आपके पास 100 रुपए की परचेसिंग पावर थी वो क्या हो गई अभी। ओके, तो वहां पे आपका परचेसिंग पावर रिस्क आ चुका है। ओके, तो वो घट गई। ओके, तो उसका परचेसिंग पावर रिस्क यहाँ पे रहता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, मनी ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। ओके, और ये पॉइंट निकाल देना, ये फिर से आया है, ये पॉइंट निकाल देना, ये आपके काम का नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे जब डबल बार वो प्रिंट हो गया है तो वो यहाँ से निकाल देना। ठीक है, क्योंकि देखो ये अनसिस्टमेटिक यहाँ पे रह रहा है, दिस रिस्क आर द इमिनेंट फ्रॉम द नोन एंड कंट्रोलेबल, तो ये यहाँ पे है, तो वो लाइन डिलीट कर देना। चलो, अब हम बात करेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है तो वो देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या है, तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसा होता है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ हमने आगे देख ली है। तो फिर से थोड़ा बहुत नॉलेज, अनसिस्टमेटिक रिस्क एक स्पेसिफिक कंपनी या तो फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होता है, तो इतना आपको याद रखना है। ओके, और ये रिस्क नोन और कंट्रोलेबल भी होते हैं। ओके, सो सबसे बड़ी बात है कि भाई इन्हें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, तो अभी उनके अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन कौन से, तो वो सारी चीजें हम देखना है। दिस रिस्क कैन बी एलिमिनेट बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो आप अपने शेयर मार्केट में भी कर सकते हो। ओके, सो सर बता रहा हूँ कि आपके लॉस को कम आना, लॉस और रिस्क कम होना चाहिए, इसीलिए आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप कर सकते हो। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई एक ही मार्केट में ज्यादातर पैसे डालते जाते हैं, एक ही सेक्टर में। सपोज करो कि मैंने वेदांता का स्टॉक उठाया, तो मैं क्या करूंगा, अभी वेदांत में डालता डालता जाता हूँ। ओके, बट एक टाइम ऐसा है कि भाई वेदांता का मार्केट हुआ क्रैश, तो क्या हो जाएगा, मुझे तो लॉस हो जाएगा।
ठीक है? तो डाइवर्सिफाइड आपको पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप अलग-अलग सेक्टर में आप पैसा लगाओ। तो कोई एक सेक्टर भी डाउन में चल रहा हो, तो दूसरे सेक्टर में आपका पैसा बढ़ने से आपका जो आपका लॉस हो रहा था, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पोर्टफोलियो, जो डाइवर्सिफिकेशन था, उससे आपका लॉस है वो आपका मिटिगेट हो सकता है और आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा। ओके, और मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है? तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब बनाते हो ना, ऐसे आपने एसएफएम पढ़ा है, तो आई नो कि आपके पास बहुत अच्छा सा नॉलेज है ही। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क में क्या बोल रहा है? ओके, अभी ये पूरा इंडस्ट्रियल के बेसिस पे कोई एक इंडस्ट्री को सिर्फ इफेक्ट होता है या तो फिर कोई कंपनी को इफेक्ट हो रहा है। ओके, बिजनेस रिस्क, तो भी बिजनेस रिस्क में क्या होता है कि भाई ये एक रिस्क कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड का होता है। ओके, वो तो पता ही है, अनसिस्टमेटिक रिस्क पड़ रहे हैं, तो वही है। तो जैसे मार्केट कंडीशन, प्रोडक्ट मिक्स और कंपटीशन। ओके, कैसे हो, कैसे कैसे रिस्क रहेंगे, मार्केट कंडीशन, प्रोडक्ट मिक्स या तो फिर कंपटीशन का एक रिस्क रहने वाला है। ओके, सो बिजनेस रिस्क एक्सटर्नल रीजन की वजह से भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अगेंस्ट हो जाती है, और या तो फिर इंटरनल रीजन से भी हो सकता है, जैसे कि आपका लेबर की एफिशिएंसी कम हो गई, या तो फिर मैनेजमेंट की गलतियां हो गई। ओके, सो ये सारी चीज आपके बिजनेस को रिस्क आपका कर सकता है। ओके, सारी चीजें लिखी हुई है, मैं कुछ नई चीज नहीं बोल रहा हूँ। तो हमने अभी जो देखा बिजनेस रिस्क देख लिया। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड अनसिस्टमेटिक रिस्क में, फाइनेंशियल रिस्क। ओके, सो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? सो भाई ये रिस्क कंपनी का मेन बताऊँ तो भाई एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ओके, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो सारी चीज आपको पता ही है। ओके, तो अगर एक कंपनी, सपोज करो कि भाई अगर एक कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, जीरो ही है। बट लेकिन जितना ज्यादा डेट होगा उतनी फाइनेंशियल रिस्क भी उसकी ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्रॉब्लम या तो फिर वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, तो उसका भी वो चीज क्या किसमें कंसिडर होता है, आपका फाइनेंशियल रिस्क में कंसिडर होता है। ओके, सपोज करो कि अगर एक कंपनी ज्यादा डेट लेकर एक्सपेंशन करती है, तो उसके पास रीपेमेंट के लिए भी कैश फ्लो नहीं होता है, तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क में गिर जाती है। ओके, लाइक फॉलो होती है फाइनेंशियल रिस्क में। फिर होता है आपका लास्ट है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? सो भाई डिफॉल्ट रिस्क कोई किसी कंपनी, लाइक डिफॉल्ट रिस्क मैं बताता हूँ, तो भाई ये रिस्क तब होता है कि भाई जब कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टाइम पर पूरा ही नहीं करती, जैसे भाई लोन के इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट जो करना होता था वो डिले कर दिया। डिफॉल्ट रिस्क बढ़ने से कंपनी के जो इंसॉल्वेंसी और बैंक जो है उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, सो ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए। फिर है यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, यहाँ पे सारे रिस्क की बात की है, सारे बहुत सारे रिस्क है और बहुत सारे रिस्क रिपीटेडली देखे मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने पर कौन सा रिस्क आपका फैक्टर होते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। ओके, सो मेन चीज क्या होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्कुल सेफ होते हैं। ओके, बट लेकिन इनमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के रिस्क भी होते हैं कि भाई जिससे आपका शायद मार्केट का पोर्टफोलियो जो है वो गिरने में भी हो सकता है। तो वो कौन कौन सा रिस्क हो सकता है, तो ये तीन टाइप के गवर्नमेंट में भी रिस्क आपको देखने को मिलते हैं। आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया और डिफॉल्ट रिस्क हो गया है। ओके, अभी इंटरेस्ट रेट में देखते हैं कि भाई इसमें क्या चीज बोल रहे हैं, तो मेन चीज बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट में कि भाई ये जो रिस्क रहता है ना, तो इसकी वजह से होता है कि भाई क्योंकि सिक्योरिटी के प्राइस और इसके जो इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। मतलब कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो गिर जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो आपका जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पे गाइस कि भाई अगर आपका होल्डिंग पीरियड सिक्योरिटी के मैच्योर पीरियड के तक इक्वल है तो ये रिस्क खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या होता है कि भाई ये रिस्क इस बात का जुड़ा होता है कि भाई जो भी कैश फ्लो है, लाइक कूपन इंटरेस्ट। ओके, कूपन इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। ओके, सो आपका बीच में मिलता है। ओके, वो फ्यूचर में किस रेट पर री इन्वेस्ट होगा, अगर री इन्वेस्ट के टाइम पर मार्केट इन्वेस्ट रेट कम हो जाए तो भी आपका टोटल रिटर्न भी कम हो जाएगा। सपोज करो कि भाई अभी आपके पास जो बॉन्ड है, बॉन्ड तो पता है ना कि क्या होता है, सो आपके बॉन्ड, आपके बॉन्ड से हर 6 महीने आपको 7% का इंटरेस्ट क्या मिलता है। ओके, हर 6 महीने मिलता है 7% का इंटरेस्ट। तो पहले आप इस पहले आपने क्या किया, इसे दोबारा 7% पर री इन्वेस्ट कर पा रहे थे। ओके, बट लेकिन अगर मार्केट रेट 5% पर आ गया तो अभी जब री इन्वेस्ट भी करोगे आप तो भी आपको कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, जो पहले कितना मिलता था, 7%। तो 2% आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट था, ओके, री इन्वेस्ट करने पे आपका वो कम मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इस रिस्क को मेजर करने के लिए एक आपको कॉमन मेथड यूज करना पड़ता है, वो होता है ईयर टू मैच्योरिटी। एंड ईयर टू मैच्योरिटी आपने एसएफएम में बॉन्ड वाले जो चैप्टर है, इक्विटी एंड बॉन्ड, ओके, तो उसमें बॉन्ड में आपने ईयर टू मैच्योरिटी ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ओके, तो उसको जाके उसको रिवाइज करके देखना कि क्या बोलना चाह रहा है। ओके, जो अज्यूम करता है कि भाई आपके जो सारे कैश फ्लो वाईटीएम रेट पर आपको ही री इन्वेस्ट होंगे। ओके, सो वाईटीएम वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोला है ईयर टू मैच्योरिटी, तो वो आपको देखना चाहिए। और लास्ट में आपको बोल रहा है डिफॉल्ट रिस्क। सो डिफॉल्ट रिस्क में क्या होता है? सो भाई डिफॉल्ट रिस्क जो है
In the context of government, is security always zero? However, this security is the suffer from the small variant default risk, that is the maturity risk. Maturity risk is the risk associated with the likelihood to government using the new old security in the place of the redeeming existing security. In case of the corporate securities, it refer to as a credit risk. यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है डिफॉल्ट रिस्क में कि भाई गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई यहाँ डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ क्योंकि भाई गवर्नमेंट अपने ऑब्लिगेशन से ही जो डिफ़ॉल्ट है, ओके, अपनी ऑब्लिगेशन से वो डिफ़ॉल्ट कभी करती नहीं है, इसीलिए उनका डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। बट लेकिन एक स्मॉल वेरिएंट होता है, ओके, कि भाई जिसे मैच्योरिटी रिस्क उसको हम कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई कभी-कभी गवर्नमेंट आपके जो पुराना बॉन्ड ट्रेडिंग करने के बजाय एक नया सिक्योरिटी इश्यू कर देती है। सो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं, उसका थोड़ा-सा वर्ज़न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी होता है, ओके। सो मेन चीज़ यहाँ पे समरी बताऊँ, तो भाई समरी चीज़ में क्या होता है कि भाई जो गवर्नमेंट की सेफ ज़रूर होती है, ओके, लेकिन उनमें भी इंटरेस्ट रेट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और थोड़ा-सा मैच्योरिटी रिस्क भी होता है। सो इन्वेस्टर के लिए ये आपका समझना ज़रूरी है, ताकि वो अपने जो होल्डिंग पीरियड और रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को वो लोग क्या करें, स्मार्टली प्लान कर सकें इसीलिए। अभी हम बात करने वाले हैं फिर से रिस्क के बारे में बात करेंगे कि एंटरप्राइजेज आर फेसिंग अदर रिस्क आल्सो, तो मेंशन बिलो, ओके। सो एंटरप्राइज क्या होता है कि भाई जो हमने देखा तो वो सारे रिस्क को फेस करेंगे, जो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक में आए थे वो तो फेस करने वाले, बट ऐसे अदर भी रिस्क हैं कि जो वो लोग फेस करने वाले हैं अपने के बिजनेस में, ओके। सो और वो भी फेस आपको करने पड़ सकते हैं। तो उसमें से आपका पहला है क्रेडिट रिस्क, ओके। सो क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, सो गाइस क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि भाई बोरोवर जो है वो अपने डेट, ओके, अपने डेट ऑब्लिगेशन को पूरा ना करे, यानी भाई लोन का जो इंटरेस्ट या तो फिर प्रिंसिपल टाइम पर ना चुकाए, या तो फिर आपका जो रिस्क है मेनली लेंडर के लिए होता है, क्योंकि भाई उसका जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट और कैश फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। सपोज करो कि भाई अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेती है, बट लेकिन आपने जो लॉस की वजह से रीपेमेंट ही नहीं कर पाती, तो बैंक को क्या होता है कि बड़ा नुकसान होता है। सो वो क्या होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, और वो दोनों तरफ से होता है, लाइक बैंक और बोरोवर जो हमने देखा उसके हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं, या तो फिर अपनी कंपनी के हिसाब से, सपोज करो कि हम आगे किसी को सेल कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे हमने कुछ क्रेडिट पीरियड रखा है कि भाई इतने टाइम में हमको पैसा मिल जाना चाहिए, कि जिससे हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेज होता हो, ओके। बट वहाँ से हमको पैसे मिलता नहीं है, या तो फिर लाइक बोलते हैं ना अकाउंट की भाषा में कि भाई डेट होता है या तो फिर डाउटफुल डेट होता है, तो वो केस में चला जाता है, तो या तो फिर हमको पैसे मिलने वाले नहीं है, या तो मिलेंगे तो टाइम जो ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा मिलेगा, ओके। सो मेन चीज़ क्या होता है कि जब पैसा मिलता नहीं है तो उसका भी रिस्क हमको यहाँ पे करना पड़ता है, like उसका भी रिस्क यहाँ पे रहता है बिजनेस में। फिर आपका लिक्विडिटी रिस्क। सो लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है, सो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये होता है कि भाई कोई सिक्योरिटी या तो फिर असेट को तुरंत मार्केट में बेचने से बेचना मुश्किल हो जाए तो भी बिना लॉस उठाए, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रिस्क। और लिक्विडिटी का मतलब क्या था कि भाई लिक्विडिटी यानी आपको कोई भी असेट या तो फिर कोई भी सिक्योरिटी को कन्वर्ट करा सको इजीली इन द कैश में, ओके, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो वो आप कन्वर्ट ना करवा पाओ, उसका रिस्क इज कॉल्ड द लिक्विडिटी रिस्क, ओके। तो अगर आपके पास सपोज करो कि भाई एक प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ की वैल्यू रखती है, बट लेकिन अर्जेंटली आप बेचना चाह रहे हो, ओके, बट बायर क्या बोल रहा है कि तुरंत 80 लाख का देने को रेडी है, ओके। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख में, तो 20 करोड़ का तो आपका डायरेक्ट ही आपका क्या हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ओके। तो ये क्या होता है, आपका लिक्विडिटी रिस्क आपको सामना करना पड़ता है इसी सिचुएशन में, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क। सो ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है, सो भाई ऑपरेशनल रिस्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टिविटी से आता है। कहाँ से आता है, वो इंटरनल एक्टिविटी से आता है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टिविटी से ऑपरेशनल रिस्क आता है। जैसे भाई लोगों की गलती, सिस्टम की फेलियर, या तो फिर प्रोसेस में वीकनेस, तो ये सारी चीजें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल एक्टिविटीज है, तो वहाँ की जो गलतियां हो रही है, तो वहाँ से ऑपरेशनल रिस्क आपका बढ़ता है, ओके। फिर से बताऊं, लोगों की गलतियां वो बचाती है, आपकी जो सिस्टम है, ओके, जो भी आप सिस्टम से काम कर रहे हो उसमें फेलियर भी मिल रहा है, या तो फिर आपकी जो प्रोसेस है उसमें कुछ वीकनेस है, ओके, जिससे आपका काम एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, ओके। सो ये रिस्क आपका फ्रॉड, लीगल इश्यूज, फिजिकली डैमेजेस, या तो फिर एनवायरमेंट प्रॉब्लम से भी आ सकता है, ओके। सो मेन चीज यहाँ पे बोला है कि बेजल टू कमिटी, ओके, वो डिफाइन करता है ऑपरेशनल रिस्क, ओके। और उसमें क्या बोल रहा है कि भाई द रिस्क ऑफ द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम एंड फ्रॉम ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट, यानी मैंने जो भी बोला तो वही से आपका इंटरनल एक्टिविटी से, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटी से ही क्या होता है कि आपका रिस्क बढ़ता है, ठीक है। फिर होता है आपका मार्केट रिस्क। यहाँ पे सारे रिस्क ही पढ़ने हैं हमको। मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ द लॉस इन पोजीशन अराइजिंग फ्रॉम द मूवमेंट्स इन द मार्केट प्राइस, सम मार्केट रिस्क इंक्लूडेड, ओके। यानी क्या बोल रहे हैं कि मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट प्राइस की मूवमेंट से आपको लॉस हो सकता है। इसके अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं, ओके। कैसे टाइप्स, लाइक इक्विटी, इन्वेस्ट, करेंसी रिस्क एंड कमोडिटी रिस्क। सो इक्विटी रिस्क में क्या होता है कि भाई शेयर या तो फिर जो भी स्टॉक है, ओके, शेयर या तो फिर स्टॉक है, वो इंडेक्स के प्राइस गिरने या तो फिर वॉलेटिलिटी बढ़ने का जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट का क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट का जो चेंजेस होता है उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेंसी
यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो चेंज होने का जो रिस्क रहता है उसको करेंसी रिस्क कहते हैं। और कमोडिटी रिस्क यानी भाई कमोडिटी का प्राइस बदलाना का रिस्क उसको वो बोलते हैं। ठीक है, अभी सबका मैं बात करूँ तो अभी सपोज करो कि इक्विटी रिस्क में एग्जाम्पल बात करूँ तो भाई निफ्टी इंडेक्स गिरता है और सारे स्टॉक का वैल्यू जो है वो भी कम हो जाता है, तो वहाँ पे आपका इक्विटी रिस्क रहता है। इंटरेस्ट रिस्क में क्या होता है, सपोज करो आरबीआई अगर उसका जो रेपो रेट या तो फिर रिवर्स रेपो रेट जो है वो बदल देता है। ओके, तो जो पे आपका लोन पड़ेगा वो भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। करेंसी रिस्क में क्या होता है, सपोज करो आपका आईएनआर यूएसडी रेट जो बदल जाता है। ओके, तो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंपनी है उसको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। ओके, तो ये भी है। और कमोडिटी रिस्क क्या होता है कि सपोज करो कि क्रूड ऑयल है। ओके, कि जिसकी प्राइस आपके बढ़ने से एयरलाइन कंपनीज का फ्यूल भी कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कमोडिटी रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा है। फिर बात करते हैं मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। इतना ही देख लेते हैं पहले। ये एक पेज और, ये दूसरा और तीसरा और ये लास्ट, अभी 4 पेज और कवर करना। ठीक है, करते हैं। ओके, तो चलो समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द मेजरिंग एंड असेसिंग रिस्क एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटजी टू मैनेज इट। ओके, यानी क्या बोल रहे हैं भाई, रिस्क मैनेजमेंट जो है। ओके, मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की सारी चीज बात करने वाले। तो रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि भाई जिसमें हम पहले क्या करते हैं कि भाई रिस्क को मेजर करते हैं। लाइक मेजर में क्या करते हैं कि भाई कितना बड़ा है, कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं। एसेस में क्या करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, ओके वो देखते हैं और उसको मैनेज करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके, तो risk management is the process measuring or assessing risk and developing strategy to manage it. It is the systematic approach identifying, analyze, controlling areas and the events with the potential for the causing unwanted changes. यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक रिस्क कहाँ से आ रहा है वो देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज में क्या करेंगे कि भाई उसका इफेक्ट क्या होगा, और उसको फिर बाद में क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं कि भाई कैसे इम्पैक्ट कम करना है, उसके बारे में स्ट्रेटेजी वगैरह बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, इट इज थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट दैट रिस्क टू एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम आर असेस्ड एंड सिस्टमैटिकली मैनेज टू रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम या तो फिर प्रोजेक्ट का रिस्क का असेसमेंट हम करते हैं और उन्हें सिस्टमेटिकली मैनेज करते हैं ताकि भाई वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए। सपोज करो कि भाई यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपका एक्सीडेंट रिस्क हाई है। ओके, लेकिन सेफ्टी गियर और ट्रेनिंग से उस रिस्क को क्या कर सकते हो, मैनेजेबल भी बनाया जा सकता है। ओके, फिर बोल रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ द कंट्रोलिंग रिस्क। ओके, यानी भाई रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रैक्टिस है भाई जिसमें हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। इट इंक्लूड्स द रिस्क प्लानिंग, assessing risk area, developing risk handling option, monitoring risk to determine how risk is changed, and documenting the overall risk मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी भाई रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ आइडेंटिफाई हम करना नहीं होता है, बल्कि आपको रिस्क का प्लानिंग करना है। लाइक फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेंगे वो प्लानिंग करना है। रिस्क रिस्क एरियाज एसेस करना है, यानी भाई कहाँ का रिस्क है वो चीज आपको देखना है। रिस्क हैंडलिंग ऑप्शन बनाना है, लाइक अवॉइड करना है, ट्रांसफर करना है, रिड्यूस करना है, एक्सेप्ट करना वगैरह वगैरह। फिर रिस्क मॉनिटरिंग करना, लाइक रिस्क टाइम के साथ आपका बढ़ रहा है तो या कम हो रहा है उसको आपको मॉनिटर करते रहना है और पूरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना ताकि फ्यूचर के लिए आपका रिकॉर्ड मिल सके। ओके, तो ये आपका चीज है पूरा रिस्क मैनेजमेंट में होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको नीड्स टू आइडेंटिफाई द मेजर एंड मैनेज वेरियस रिस्क सो दैट कंपैरिजन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज पॉसिबल टू सेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। यानी कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस में रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर एंड मैनेज करना जरूरी है, तो ताकि हम रिस्क और रिटर्न को कॉर्पोरेट करने करके अपनी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वो बना सके। सपोज करो कि अगर एक कंपनी है, ओके, और वो दो प्रोजेक्ट सोच रही है, तो एक रिस्की लेकिन है बट हाई रिटर्न भी दे पाएगी, और दूसरी क्या है कि एक सेफ है बट उसमें लो रिटर्न है। तो रिस्क रिटर्न कंपैरिजन करके डिसाइड हम करेंगे कि हमको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क नीड a common metric to rank return and potential losses from the different portfolios and risk categories। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन मेजरमेंट सिस्टम चाहिए रहेगा जो अलग अलग पोर्टफोलियोज और रिस्क कैटेगरीज का कंपैरिजन कर सके, जैसे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न या तो फिर पोटेंशियल लॉस के बेस पर रैंकिंग करना। ओके, अभी सपोज करो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी शार्प रेशियो या तो फिर वैल्यू एट रिस्क वीएआर। ओके, ये दोनों चीज आपने म्यूचुअल फंड में पढ़ चुके हैं, एसएफएम में। शार्प रेशियो भी पढ़ चुका है और वैल्यू एट रिस्क भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक कंपनी एक क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी करता है कि शार्प रेशियो या तो फिर वैल्यू एट रिस्क पर यूज करता है कि भाई ताकि डिफरेंट पोर्टफोलियोज कंपेयर हम कर पाए, इसीलिए। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि भाई इंटीग्रेटेड रिस्क इज मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव सिस्टमेटिक प्रोसेस टू अंडरस्टैंड मैनेज कम्युनिकेट रिस्क फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वाइड पर्सपेक्टिव। यानी कि भाई इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट एक बार का काम नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूअस और प्रोएक्टिव प्रोसेस है कि भाई जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है। यानी हर डिपार्टमेंट, हर एक्टिविटी में रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटिव होना आपको चाहिए। सपोज करो कि बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क सबको एक साथ इंटीग्रेट फ्रेमवर्क में आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है,
इट्स अबाउट मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। यानी कोई रिस्क मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि जो स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए भी उसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है वो तो ऑब्वियसली खुद से ही रीड करना है। ओके, आई नो कि जो पूरा 6 वाला चैप्टर है वो पूरा बोरिंग टाइप है, बट ठीक है, जितना है उतना हम करेंगे। ठीक है, चलो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लिया जाए कि भाई क्या है, तो वो आपको लिख पाओ। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा लिखो एंड उसके ऑब्जेक्टिव को आपको डिस्क्राइब करने हैं, तो आप इजीली कर लोगे। सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपने सामने लाइक ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले जो अनसर्टेनिटीज जो रिस्क को पहले से समझे, उन्हें कंट्रोल करे और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को क्या करना है, उनको मिनिमम करना है। तो सिंपल शब्दों में बात करूँ तो भाई हम ये क्यों पढ़ते हैं, तो भाई इसका मकसद ये है क्योंकि भाई जो भी चीज प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती उनको हैंडल करके भी कंपनी का अपना गोल अचीव कर ले। ओके, चाहे ओरिजिनल प्लान से हो या तो फिर किसी अल्टरनेटिव मेथड से भी किया जा सके। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एंटिसिपेटिंग अनसर्टेनिटी एंड द डिग्री ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट्स नॉट हैपनिंग द वे दे आर प्लान। यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अनसर्टेनिटी को पहले से एंटिसिपेट यानी गेस करना, लाइक आइडेंटिफाइड करना, यानी सोचना कि भाई क्या क्या गलत हो सकता है और उसका इम्पैक्ट कितना होगा। सो वो पहले आपको देखना पड़ेगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि चैनलाइज इवेंट टू हैपन द वे दे आर प्लान। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इवेंट को इसी तरह चैनलाइज आपको किया जाए ताकि भाई वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चले। मतलब कि भाई रिस्क को लाइक मतलब क्या होता है, रिस्क को आपको कंट्रोल करके प्रोसेस को ट्रैक पर रखना पड़ेगा। वो जो जो भी आपका ट्रैक चल रहा है उसको आपको रखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है सेटिंग द राइट एंड द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी डेविएशन फ्रॉम प्लान्स व्हेनेवर दे अकर। यानी क्या बोल रहा है तीसरा थर्ड आपका रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कि भाई अगर प्लान से कोई भी डेविएशन हो जाए, ओके, तो उसे तुरंत करेक्ट करना भी रिस्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। ओके, अभी यहाँ पे मैं सपोज करूँ कि भाई अगर एक कंपनी ने क्वार्टरली सेल्स 100 यूनिट्स का प्लान किया था बट लेकिन मिड क्वार्टर तक सिर्फ 30 यूनिट ही बिके, तो तुरंत ही आपको करेक्टिव एक्शंस ले लेना चाहिए, जैसे स्पेशल डिस्काउंट देना या तो फिर न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करना वगैरह वगैरह से आपको कुछ भी करके अपना चेंजेस करके फिर से वो जो ट्रैक है था, ओके, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो जो भी आपका गोल है उसको अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ensuring करना है कि भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान इवेंट इज अचीव्ड बाय द अल्टरनेटिव मींस व्हेन द मींस चूजन प्रूव्स द wrong। यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई अगर हमने जो भी मेथड सिलेक्ट किया था वो फेल हो जाता है या तो फिर फेल हो गया, तो भी फाइनल ऑब्जेक्टिव को किसी अल्टरनेटिव मेथड से अचीव करना पड़ेगा। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको किसी भी हाल में आपको अचीव करना पड़ेगा। कोई भी फिर दूसरी स्ट्रेटेजी बनाओ फिर से करो, बट आपको मेन चीज क्या है कि आपका जो भी गोल है उसको अचीव करना पड़ेगा। लास्ट बोल रहा है एक्सपेक्टेड इवेंट इज द फ्रस्ट्रेटेड मेकिंग द डैमेज एंड मिनिमल। यानी कि भाई अगर प्लान पूरी तरह फेल हो जाए तो भी लॉस को कम से कम करना रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है। यानी लास्ट में बोला जाके कि भाई आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे तो चलेगा, बट आपका जो कंपनी में लॉस है वो आपको मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हम आगे देखने वाले ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। आई होप सो कि ये सारी चीज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वो कवर हो चुकी है। हमने बहुत पहले कौन से चैप्टर में देखा था ईआरएम वगैरह, शायद 6.2 में भी देखा था। ओके, सो 6.2 में हमने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट देखा था। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम फिर से एक बार करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बेनिफिट्स वगैरह वगैरह है, उनके बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम वो सारी चीज नहीं है, उनके चैलेंजेस सारी चीज नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी बात करने वाले हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, enterprise risk management is the process of planning, organizing, directing, controlling, and the activities of the organization to minimize the deleterious effect of the risk on its capital and earning। यानी बोल रहा है कि भाई ईआरएम जो है, ईआरएम यानी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, अभी मैं शायद ईआरएम ही बोलूंगा। सो ईआरएम का जो एक प्रोसेस है कि भाई जिसमें कंपनी अपने काम को क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल भी करता है ताकि रिस्क का बुरा असर उसके कैपिटल या तो फिर उसकी अर्निंग पे ना पड़े। ओके, और प्रॉफिट भी उसका कम ना हो, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ईआरएम का एक प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सीडेंटल लॉस। लाइक ऐसे कोई भी चीज नहीं है कि जहाँ पे रिस्क कवर ना हो। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में कवर है कि भाई उसमें कैसे कैसे टाइप के आपके रिस्क पे फोकस किया जाता है। ईआरएम सिर्फ एक टाइप का ही रिस्क नहीं है, बट फोकस नहीं करता, बल्कि फाइनेंशियल रिस्क, गलत स्ट्रेटेजी का रिस्क, ऑपरेशनल फेलियर और एक्सीडेंटल जैसे फायर रिस्क हो गया आपका। ओके, तो वैसे भी वहाँ पे रिस्क कवर होते हैं। ओके, सो ये भी आपको देखना है। फिर बोल रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आर फ्यूलिंग एंड द heightened interest in ERM।
ओके। और बोल रहा है आगे कि भाई इंडस्ट्री गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल द इन्वेस्टर्स आर द मोर क्लोजली स्क्रूटिनाइज द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड द प्रोसीजर। यानी कि भाई आजकल हम क्या करते हैं कि भाई ईआरएम का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भाई रेगुलेटर्स गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स कंपनी की रिस्क पॉलिसी को क्लोजली चेक कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि भाई इन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज board of directors required to review and report on the adequacy of risk management process in their organization। और क्या हो रहा है अभी कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्री में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफिशियली देखना पड़ता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सही है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके। और इस पर भी आपका रिपोर्ट आपको देनी होती है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईआरएम प्रोग्राम कैन हेल्प इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस रिस्क अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, इंप्रूव कंप्लायंस रेगुलेटर regulatory and internal compliance mandates and enhance the operational efficiency through more to consistent application process controls। यानी क्या बोल रहा है भाई, ईआरएम के भी मेन चीज यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ईआरएम हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस रिस्क। यानी भाई ईआरएम के फायदे भी है, क्या क्या चीज में, तो भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अवेयरनेस बढ़ाता है, गोल्स अचीव करने का कॉन्फिडेंस आता है, कंप्लायंस इंप्रूव करता है। ओके। और एफिशिएंसी आपका बढ़ा देता है। ओके। और एफिशिएंसी भी आपका बढ़ जाता है क्योंकि प्रोसेस और कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली फॉलो होते हैं इसलिए। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे बताया कि एंटरप्राइज कैन द बेनिफिट by the shifting their corporate culture from the focus on the meeting IT companies' obligation to targeting overall risk reduction, which relies heavily on the visibility into the overall security of the organization। यानी बोल रहा है कि भाई सिर्फ कंप्लाइंस पूरा करना काफी नहीं हुए, कंपनीज को अपनी कल्चर शिफ्ट करनी होगी जिसमें आपका जो मेन गोल हो, ओके, रिस्क को कम करना, ना कि सिर्फ ऑडिट पास करना। ओके। तो ये तब पॉसिबल है कि भाई जब कंपनी कंपनी को अपनी सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटीज का भी क्लियर व्यू हो, तभी पॉसिबल ये चीज हो सकता है। ओके। फिर हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ द ईआरएम। ओके। बेनिफिट्स ऑफ द ईआरएम कि भाई एक रिस्क फोकस्ड कल्चर क्रिएट करने के लिए आपका क्या क्या बेनिफिट है। जब कंपनी अपने डेली बिजनेस या तो फिर आईटी प्रैक्टिस में एक रिस्क इवैल्यूएशन को इंक्लूड करती है, तो जो उनका रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल इंप्रूव हो जाता है। ओके। सो ये आपका फर्स्ट आपका बेनिफिट था, लाइक मोर रिस्क फोकस्ड कल्चर इंटीग्रेटेड रिस्क इवोल्यूशन इनटू द बिजनेस एंड आईटी प्रैक्टिस इज गुड वे टू इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, एंटरप्राइज कैन इंप्लीमेंट मोर स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क रिपोर्टिंग दैट हेल्प्स टू रीच लॉन्ग टर्म मैट्रिक्स एंड द मेजरमेंट। यानी कि भाई दूसरा बेनिफिट क्या है कि भाई आपका जो स्टैंडर्डाइज रिस्क रिपोर्टिंग करना, यानी भाई मतलब कि भाई स्टैंडर्डाइज रिस्क रिपोर्टिंग यानी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन एक फिक्स फॉर्मेट में रिस्क रिपोर्ट बनाती है जो कि लॉन्ग टर्म मैट्रिक्स और मेजरमेंट के लिए भी यूजफुल होता है इसके लिए। तीसरा बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव फोकस एंड इंक्रीज देयर पर्सपेक्टिव ऑन रिस्क इन द वैरायटी ऑफ द कैटेगरीज। यानी भाई ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो फोकस है ना वो भी इंप्रूव कर सकता है, और जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले सकती है, मतलब कि वो अलग अलग कैटेगरीज के रिस्क को समझ पाती है, जैसे फाइनेंशियल, ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। Fourth benefit, greater focus on risk associated with the business or the startup objective may lead to more efficient use of the resources. For example, application of limited endpoint security license to the most exposed and critical system। यानी क्या बोल रहे हैं, फोर्थ क्या बोल रहे हैं कि भाई रिसोर्स का एफिशिएंट यूज करना, जैसे कि भाई जब कंपनी अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ रिस्क को अलाइन करती है तो भाई रिसोर्सेज सही जगह यूज होते हैं। सपोज करो कि भाई एक कंपनी सब सिस्टम पर सिक्योरिटी लाइसेंस वेस्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन्हीं सिस्टम पर लगाती है कि भाई जो सबसे ज्यादा एक्सपोज और क्रिटिकल होते हैं। ओके। तो ये चीज भी अच्छा बेनिफिट है ERM का। And lastly, highly regulate organization can improve coordination of regulatory and compliance issues across the diverse set of business objectivity। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो भी रेगुलेटरी और कंप्लायंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, और ये खासकर क्या उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हाईली रेगुलेट इंडस्ट्री में काम करता है। ओके। सो ERM सिर्फ एक सेफ्टी टूल तो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अप्रोच है कि भाई जो बेटर डिसीजन मेकिंग, कंप्लायंस, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका हेल्प करता है। सो इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और फ्यूचर रेडी भी आपका बन जाता है। ठीक है। तो अब बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में, चैलेंजेस क्या क्या है। ओके। ERM में सो फर्स्ट आपका जो भी मतलब मेन चीज चैलेंजेस किसमें है, तो भाई ERM में चैलेंजेस है कि भाई मतलब इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन को किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है ERM को इम्प्लीमेंट करते टाइम। तो वो आपके चैलेंजेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो फर्स्ट आपका कैपिटल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑफन इंक्रीज इनिशियली सिंस द ERM प्रोग्राम्स कैन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज। ओके। सो फर्स्ट चैलेंजेस क्या है आपका कि भाई ये सबसे बड़ा एक चैलेंजेस है आपका हाई कॉस्ट। ओके। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई कॉस्ट बोल नहीं सकते बट लिख सकते हैं कि भाई पहला चैलेंजेस है आपका हाई कॉस्ट। लाइक जब एक कंपनी ERM इंप्लीमेंट करती है तो भाई उन्हें एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज सर्विस आपको खरीदनी पड़ती है, परचेस करनी पड़ती है। मतलब इनिशियली स्टेज में आपका कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरे, ERM initiatives increase emphasis on the governance, requiring business unit to invest significant amount of time and the cost। ओके।
सो मेन चीज़ दूसरा क्या है कि भाई चैलेंजेस है कि आपका टाइम और गवर्नेंस का कॉस्ट। ओके, सो ईआरएम में गवर्नेंस पर आपको क्या होता है कि बहुत एम्फेसाइज होता है। ओके, हर बिजनेस यूनिट को अपने प्रोसेस अलाइन करने के लिए आपका टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सपोज करो कि भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी को हर रीजन के लिए आपको कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना होगा, जिसमें हर डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। ठीक है, सो ये भी एक चैलेंज है टू चैलेंजेस ऑफ ईआरएम। एंड होता है लास्ट वन, कंसेंसस एग्रीमेंट ऑन द रिस्क सिक्योरिटी एंड मैट्रिक्स अक्रॉस ऑल द यूनिट्स ऑफ एंटरप्राइज कैन बी डिफिकल्ट एंड द कंटेंशन। यानी क्या बोल रहा है, कंसेशन का प्रॉब्लम। अभी कंसेशन क्या होता है, कंसेशन का मतलब है कि भाई कंसेशन का मतलब होता है कि भाई हाँ यस, सभी लोगों या तो फिर सभी डिपार्टमेंट का एक ओपिनियन पर एग्री ना हो पाना। ओके, उसको हम बोलते हैं कंसेशन। ओके, सपोज करो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्रेडिट रिस्क को सबसे बड़ा मान सकता है। ओके, कि उसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि क्रेडिट रिस्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए। बट वही चीज सपोज करो कि आईटी डिपार्टमेंट है, तो वो चीज प्रायोरिटी में क्या चीज सबसे बड़ा मानेगा, तो उसके लिए प्रायोरिटी होगा साइबर रिस्क। ओके, सो दोनों को एक पॉइंट पर आपको लाना वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंसेशंस। ओके, सो कंसेशंस का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है कि भाई हर बिजनेस यूनिट को एग्री एग्री करवाना कि भाई कौन से रिस्क कितना सिविरल है और उसके मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, या सो ये चीज काफी टफ हो जाता है, और कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच भी क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चैलेंजेस हमने देखे। अभी हम बात करने वाले हैं सेटिंग अप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स। ओके, तो इसके एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स। ओके, तो उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं कि भाई स्टार्टअप्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट एक ऑब्वियसली है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, और क्योंकि अनसर्टेनिटीज और चैलेंजेस उनके लिए भी सबसे बड़ा हर्डल भी बन सकता है। ओके, और अगर इफेक्टिव ईआरएम सिस्टम लगाया जाए तो भाई ऑपरेशन स्मूथ भी हो जाएगा, एंड डैमेजेस भी उनके मिनिमाइज हो जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटिंग अप एंटरप्राइज ईआरएम स्टार्टअप फॉर द स्टार्ट सिस्टम फॉर द स्टार्टअप। ओके, फर्स्ट है आपका इंक्रीजिंग रिस्क लिटरेसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट आपका इंक्रीजिंग रिस्क लिटरेसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें सारी चीज बहुत मतलब बड़ी बड़ी है, और आई नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी बट एक बार मैं सिर्फ सारी चीज बता दूंगा, और इतना सारी चीज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि मेनली इस चीज पूरे पैराग्राफ में क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो इंक्रीजिंग रिस्क लिटरेसी विद ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि भाई स्टार्टअप्स के लिए आपका जो रिस्क लिटरेसी जो है, ओके, रिस्क रिस्क लिटरेसी डेवलप करना बहुत आपका जरूरी हो जाता है। मतलब क्या होता है कि भाई, मतलब है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और लीडर्स और जो टीम है, ओके, तो उसका जो पोटेंशियल थ्रेट समझाने चाहिए, और उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, सो लार्ज कंपनी तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स हायर कर सकते थे, बट जो स्टार्टअप्स है, छोटी कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज जो वैसी होती है, ओके, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो इजीली वो लोग तो किसी को प्रोफेशनल जो रिस्क मैनेजर्स होते हैं उनको हायर कर पाए। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सीनियर लीडर को एक रिस्क असेसमेंट रोल लेना पड़ता है, और वो लोग क्या करते हैं उसी तरह से वो लोग आगे काम करते हैं। सपोज करो कि भाई एक स्टार्टअप ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, और उसके लिए क्या सिनेरियो प्लानिंग का यूज होगा। ओके, जैसे क्या होगा अगर कॉम्पिटिटर जो उनका है वो फ्री कोर्स दे दे। ओके, ये क्या होगा अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन बदल जाए। सो सिमिलरली हॉरिजॉन्स आपका जो स्कैनिंग का यूज करके आपको नए ट्रेंड्स जैसे एआई एडॉप्शन को आप समझ सकते हैं, और आपको प्रिपेयर भी हो सकते हैं। ओके, सो आप स्टार्टअप हो तो आप खुद ये सारी चीजें आपको खुद करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम आउटसोर्सिंग द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, सो भाई स्टार्टअप की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई उनका रिस्क एपिटेशन लो होता है, और उनके पास जो डिफेंसेस है वो भी कम होते हैं। मतलब कि भाई छोटा सा अनसर्टेनिटी भी उनको बहुत बड़ा इफेक्ट कर देता है। इसलिए आपका जो भी बोलते हैं ना पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करना भी जरूरी हो जाता है स्टार्टअप्स के लिए, और ये काम आउटसोर्स भी किया जा सकता है, और रिस्क प्रोफेशनल को या तो फिर ईआरएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के आपका ये सारी चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका लास्ट जो पॉइंट है इसमें, लास्ट तो नहीं है शायद, नहीं लास्ट ही है। ओके, डिवाइसिंग फ्रेमवर्क ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप्स। ओके, यानी क्या बोल रहा है इसमें कि भाई ईआरएम को आपको सिस्टमेटिकली आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी पड़ जाता है। ओके, लाइक इसमें 3 लाइन्स ऑफ द प्रोटेक्शन होती है, लाइक उसमें बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट। ओके, तो तीनों मिलके एक इंश्योर करता है कि भाई रिस्क इफेक्टिवली हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक होता है। स्टार्टअप्स जो आउटसोर्स नहीं करना चाहते तो उन्हें अपने अंदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लगाने चाहिए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या डेटा को इंटीग्रेट कर दे। ओके, तो ये चीज होता है आपका डिवाइसिंग फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन द स्टार्टअप्स। वो आप देख लेना अंदर से, मैंने सिर्फ आपको एक बार बाहर से आपको बता दिया है। और एक स्टार्टअप्स के लिए ईआरएम सिस्टम सिर्फ एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बल्कि एक सर्वाइवल टूल भी होता है, जो स्टार्टअप्स रिस्क लिटरेसी डेवलपमेंट करते हैं, टाइमली असेसमेंट करता है, और सिस्टमेटिक जो फ्रेमवर्क बनाता है, सो वही लॉन्ग टर्म में भी क्या होता है सक्सेसफुल हो पाता है। ओके, सो
अब हम बात करेंगे हमारा कैलकुलेशन कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ द रिस्क के बारे में। ओके, सो प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क के बारे में सारी चीज खत्म हुई। अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन। ओके, और थर्ड स्टेप आपका आएगा मिटिगेशन कैसे करना है। तो अभी तक हमने कैसे क्या देखा, प्रिडिक्शन के बारे में देखा कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। ओके, और हम अब वो क्या देखने वाले हैं कि कितना रिस्क हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, वो देखेंगे। वह पहले देख लिया कहाँ से हो सकता है, अब देखेंगे कितना हो सकता है, क्या कितना। ठीक है, चलो कितना है इसमें, बस इतना है। ठीक है, चलो लाइन बाय लाइन सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं। सो क्या बोल रहा है, इवेल्यूशन ऑफ द लाइक्लीहुड एंड द एक्सटेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क इज नोन एज द रिस्क मेजरमेंट। यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मेजरमेंट का मतलब ये है कि भाई हम ये इवेल्युएट करें कि भाई एक रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर हो गया तो भाई उसका इम्पैक्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर सपोज करो कि भाई एक फैक्ट्री है और उसमें आपका जो फायर लगाने का रिस्क है, तो भाई आप रिस्क मेजरमेंट बोलेगा कि भाई फायर लगाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 5% है, और अगर लग भी गई, फायर लग भी गया, आग लग भी गई, तो 50 लाख का आपका नुकसान हो सकता है। ओके, फिर बात करते हैं इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज द रियल वैल्यूड फंक्शंस न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड इन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स रिस्क ऑर्डरिंग गिवन सेट ऑफ द अल्टरनेटिव्स। यानी बोल रहा है कि भाई इसका मतलब है कि भाई सिंपल शब्दों में बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई रिस्क को नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे डिसीजन मेकर अलग अलग ऑप्शन को कंपेयर कर पाए। ठीक है, सपोज करो अगर 3 प्रोजेक्ट है ए बी सी, ए का रिस्क कितना है 20%, बी का रिस्क 35%, और सी का जो प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क है 10%। तो आप क्या डिसीजन लोगे, चलो मुझे बताओ, आप क्या डिसीजन लोगे। फिर से बता रहा हूँ, 3 प्रोजेक्ट है आपके सामने, ए में ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट में आपका रिस्क है 20%, बी में है आपका 35% रिस्क, और सी में है आपका 10% रिस्क। 20, 35 और 10%, ऑब्वियसली रिस्क जिसमें कम होगा वही आप चूज करोगे। तो आप क्या चूज करोगे, आप प्रोजेक्ट सी को चूज करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल फैक्टर आ चुका है, तो न्यूमेरिकल से आप डिसीजन आप जल्दी से फास्ट ले पाओगे। ठीक है, सो वो चीज ही यहाँ पे बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट सी को चूज कर लोगे। ठीक है, क्योंकि क्यों, क्योंकि उसमें 10% रिस्क है, और बाकी कंपेयर टू वो सेफ भी ज्यादा है, क्योंकि 10% ही रिस्क है इसलिए। फिर बोल रहा है इट्स क्वांटिफाइड द अमाउंट परसीव्ड रिस्क। यानी कि मतलब है कि भाई रिस्क को क्वांटिफाई किया जाता है, यानी उसको एक मेजरेबल नंबर दिया जाता है, ताकि आपका जो वैग बातें हो वो ना हो, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मिल सके। इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल सपोर्ट टू डिसीजन मेकिंग विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एक रिस्क मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हर प्रोडक्ट पॉलिसी का प्रीमियम रिस्क के हिसाब से डिसाइड होता है। ओके, और ये कौन सारी चीजें डिसाइड करते हैं इंश्योरेंस में, तो वो मैंने बता दिया है। एक्चुअल साइंस करके एक होते हैं बंदा, उसको वो चीज करता है, वो कोर्स भी है उसका, एक्चुअल साइंस करके आप सर्च करना गूगल पे, आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर बात करते हैं वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट मोस्टली प्रैक्टिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्क पूल। ओके, सो इंश्योरेंस कंपनीज का एक सिस्टम फॉलो करता है जिसमें रिस्क पूल बोलते हैं। मतलब क्या है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को एक जगह पूल करती है। ओके, अंडर दिस सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी कम टुगेदर टू फॉर्म अ पूल which can provide the protection to insurance company against the catastrophic risk of the flood, earthquake, etc. ओके, यानी क्या बोल रहे हैं, मगर मतलब क्या है इसका, तो भाई अगर एक बड़ी डिजास्टर सिचुएशन आती है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो एक कंपनी अकेली उसका क्लेम पे नहीं कर सकती। इसके लिए कई कंपनीज मिलके एक पूल बनती है, जिसमें हर कंपनी थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। जब लॉस होता है तो वो पूल फंड से कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द पुलिंग ऑफ द सिमिलर रिस्क दैट द अंडरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। यानी भाई इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, जो सिमिलर रिस्क को पुल करना। ओके, फिर बोल रहे हैं, while the risk pooling is necessary for the insurance to work, not all risk can be the effectively pooled। यानी बोल रहे हैं कि भाई मतलब हर रिस्क पूल नहीं हो सकता। ओके, हर जो रिस्क है, हर रिस्क पूल नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स डिफिकल्टी टू पुल dissimilar risk in the voluntary insurance market unless there is the subsidy available to encourage the participants। यानी क्या बोल रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर रिस्क जो है अलग अलग नेचर का है, जैसे कि भाई एक फ्लड रिस्क है, और एक साइबर अटैक का रिस्क है, और बाकी अलग अलग टाइप के रिस्क है, तो भाई उनको एक पूल में लाना मुश्किल होता है। सिर्फ तब पॉसिबल है कि भाई जब गवर्नमेंट या तो फिर कोई अथॉरिटी सब्सिडी देके सबको एंकरेज करे कि भाई पार्टिसिपेट करे करने के लिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज एक ही नेचर के अलग अलग नेचर के रिस्क में आप पूल बनाना पॉसिबल नहीं होता। रिस्क पूलिंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
ओके। और मेन चीज़ क्या है कि अभी सपोज़ करो कि भाई आपका एग्ज़ाम के बाद आपको टाइम मिलता है, तो आप ऐसे कोर्स करो, लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है, तो ऐसे कोर्स आपको करने चाहिए। सो रिस्क पूलिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, सो इंश्योरेंस के अलावा सप्लाई चेन में भी आपका जो रिस्क पूलिंग बहुत अच्छा सा काम करता है। रिस्क पूलिंग सजेस्ट करता है कि भाई डिमांड वेरिएबिलिटी इज़ द रिड्यूस इफ वन एग्रीगेट डिमांड्स अक्रॉस द लोकेशन, बिकॉज़ दिस डिमांड इज़ aggregate across the different location, it become more likely that a high demand from the one customer will be the offset by low demand from the another। यानी सिंपल चीज़ मैं बताऊँ, अलग-अलग जगह की डिमांड को एक जगह पूल कर दिया जाए, तो डिमांड ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। बस, खत्म। क्या बोला मैंने? अलग-अलग जगह की डिमांड को एक जगह पूल कर दिया जाए, तो डिमांड ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। सपोज़ करो, अगर एक स्टोर में डिमांड ज़्यादा है और दूसरे स्टोर में डिमांड कम है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, पूरा सिस्टम में डिमांड फ्लक्चुएशन कम होता है। ओके? तो वो आपका सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। ओके? तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट करता है रिस्क पूलिंग। This reduction in the variability allows decrease in the safety stock and therefore reduce the average inventory। मतलब अगर डिमांड स्टेबल ही नहीं स्टेबल है, तो भाई कंपनी को ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे इन्वेंट्री कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है। ठीक है? चलो, अब हम बात करेंगे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स टू रिस्क पूलिंग। ओके? फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेंट्रलाइज्ड इन्वेंटरी सेव द सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंटरी इन द सिस्टम। यानी क्या होता है कि भाई रिस्क पूलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भाई अगर इन्वेंटरी को सेंट्रलाइज किया जाए, तो हर जगह अलग-अलग सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? कि भाई सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? पहली चीज़ सेफ्टी स्टॉक क्या होता है वो बता देता हूँ कि भाई सेफ्टी स्टॉक एक एक्स्ट्रा बफर इन्वेंटरी होता है कि भाई जिसमें अनसर्टेनिटी डिमांड या तो फिर लेट सप्लाई के टाइम उसको यूज़ किया जाता है। अगर हर ब्रांच अपने सेफ्टी स्टॉक रखेगी, तो टोटल सिस्टम में भी आपका क्या होगा, ज़्यादा इन्वेंटरी और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर एक सेंट्रलाइज़्ड वेयरहाउस भी हो, तो एक ही जगह से डिमांड आपका फुलफिल किया जा सकता है और अलग सेफ्टी स्टॉक आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइज़्ड इन्वेंटरी से आपका रिस्क पूलिंग होता है और कंपनी अपने रिसोर्सेज़ एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आपका पॉइंट्स है। Second, when the demands from the markets are negatively corrected, higher the coefficient of variance and the greater the benefit obtained from centralized system, that is the greater the benefit from the risk pooling। यानी ये एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है ऑब्वियसली, बट समझते हैं। सपोज करो कि नेगेटिव कोरिलेशन डिमांड का मतलब क्या है? मतलब होता है कि भाई जब एक मार्केट में आप डिमांड हाई हो, एक मार्केट में आपकी जो डिमांड है, प्रोडक्ट है, जो भी है, वो हाई हो, बट दूसरे मार्केट में वही चीज़ की डिमांड है, वो लो हो जाती है। तो दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। अगर डिमांड वेरिएबिलिटी लाइक फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, ओके, तो पूलिंग का बेनिफिट और बड़ा हो जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज़ सिस्टम दोनों जगह के वेरिएशन को एडजस्ट कर लेता है। बट दोनों जगह सपोज करो कि दोनों जगह डिमांड ज़्यादा होती तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके, रिस्क पूलिंग हम कर पाएँ, ओके। सो अब अगर एक कंपनी सेंट्रलाइज़ इन्वेंटरी रखती है, तो भई एक जगह की हाई डिमांड दूसरी जगह की लो डिमांड से बैलेंस हो जाएगी। इससे ही सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो सकती है। मतलब जब डिमांड अलग-अलग डायरेक्शन में चलती है, नेगेटिव कोरिलेशन के थ्रू, ओके, तो रिस्क पूलिंग सबसे इफेक्टिव हो जाता है। उसके अपोजिट केस में रिस्क पूलिंग कॉन्सेप्ट लाना, इम्प्लीमेंट करना ही बहुत टफ हो जाएगा। थर्ड चीज़ थर्ड चीज़ बोल रहा है, तो बेनिफिट फ्रॉम द रिस्क पूलिंग डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रिलेटिव मार्केट बिहेवियर इफ वी कंपेयर टू मार्केट्स एंड व्हेन demands from both the market is more or less than the average demand, we say that the demands from the market are positively corrected. Thus, benefit derived from the risk pooling decrease as the correlation between demands from two markets become the more positive। यानी क्या बोल रहा है? यानी बोल रहा है कि भाई इसका मतलब है कि भाई अगर दोनों मार्केट का डिमांड पैटर्न सेम डायरेक्शन में है, ओके, जो मैं अभी बात किया, ओके, लाइक पॉजिटिव कोरिलेटेड, तो पूलिंग से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, जो मैंने आगे पहले बोल दिया। तो ऑब्वियसली पूलिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। सो पॉजिटिव कोरिलेशन डिमांड का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों जगह एक ही समय डिमांड हाई हो या तो फिर दोनों जगह एक ही समय डिमांड लो हो जाएगी, ओके। अगर ऐसा होता तो फिर सेंट्रलाइज़ सिस्टम भी उन्हें बैलेंस नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि दोनों की एक जैसा बिहेव कर रहा है इसीलिए। सो रिस्क पूलिंग कहाँ पे अप्लाई मोस्टली ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि जहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन हो, या ना पे एक मार्केट में वैल्यू हाई और दूसरे मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए रिस्क पूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत इफेक्टिव वे में काम कर पाएगी। सो अब दोनों जगह पे एक ही पैटर्न से आप काम हो रहा है, ओके, सो मतलब सेंट्रलाइज इन्वेंटरी होने के बावजूद भी पूलिंग का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड हर जगह एक साथ बढ़ रही है और या तो फिर एक साथ डिक्रीज हो रही है। सो इसलिए जितना भी आपका डिमांड पैटर्न अलग अलग होगा, लाइक नेगेटिव कोरिलेशन, तो पूलिंग का बेनिफिट ज्यादा, बट जितना डिमांड एक जैसा चलेगा लाइक पॉजिटिव कोरिलेशन, तो पूलिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है द बेसिक फॉर द कॉन्सेप्ट रिस्क पुलिंग इज टू शेयर एंड और रिड्यूस रिस्क दैट नो सिंगल मेंबर वुड बी एब्जॉर्ब ऑन देयर ओन। Hence, risk pooling reduce a person or firm's exposure to financial loss spending
रिस्क अमंग द मैनी मेंबर्स ऑफ द कंपनीज। यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क पूलिंग का फाउंडेशन ही यही है कि भाई एक इंसान या तो फिर एक कंपनी अकेली सब रिस्क हैंडल नहीं कर सकती। अगर एक बड़ा लॉस आ गया तो उसको अकेले बियर करना मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए सब मेंबर्स मिलकर अपने रिस्क पूल लाइक जो मिस रिस्क पूल से करते हैं और उसको भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। सो मतलब जब रिस्क पूल बन जाता है तो एक मेंबर का लॉस सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से कवर हो सकता है। तो इससे एक पर्सन या तो फिर फर्म का एक्सपोजर एक फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम हो जाता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द रिस्क पूलिंग इंक्लूड, ओके, सो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर जो इंश्योरेंस और रिस्क पूलिंग को चलाते हैं। ओके, सो वो मेथड्स कौन सी, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट, सो एक्चुअली जो मैंने पहले बोल दिया था जो कोर्स वो चीज की बात कर रहा है। सो उसमें स्टेटिस्टिकल वेरिएशन, लो एवरेज, लो लार्ज नंबर्स, लो ऑफ एवरेज, लो ऑफ लार्ज नंबर, लो ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन, ये रिस्क पूलिंग में इंक्लूड होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन में क्या होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा बहुत अभी मैं बता देता हूँ। सो भाई उसमें डिमांड, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, इन सब में आपका वेरिएशन होता है। सो हर इंसान या तो फिर कंपनी का जो रिस्क होता है वो अलग अलग रहता है। सो स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके ये वेरिएशन समझा जाता है और कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितना रिस्क पूल में होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो भी कार इंश्योरेंस में हर कार ओनर का एक्सीडेंट होने का चांस सेम नहीं होता है, कुछ ड्राइवर सेफ होते हैं तो कुछ रिस्की। सो स्टैटिस्टिकल वेरिएशन ये सारी चीज आपको समझाता है। सेकंड चीज बोला है तो लॉ ऑफ एवरेजेस। सो लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि भाई अगर आप लार्ज नंबर ऑफ द केसेस लेंगे तो एवरेज आपका आउटकम जो है प्रिडिक्टेबल बन जाएगा। सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी इस रूल्स पे काम करती है, ऑब्वियसली वो इस पे ही काम करती है। सो इंडिविजुअल का एक्सीडेंट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन 1,000 लोगों का कंबाइंड एक्सीडेंट करके प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वो इजीली किया जा सकता है। ओके, एंड देन बात करते हैं थर्ड लार्ज, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो ये इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, मतलब कि भाई जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन पॉसिबल होगा। जैसे जैसे आपका पूल में मेंबर्स बढ़ते हैं तो अनसर्टेनिटी आपकी कम होती है और रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना इजी हो जाता है। सपोज करो कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 10 लोगों को इंश्योरेंस करे तो रिस्क बहुत हाई होगा, बट लेकिन अगर 10,000 लोगों का इंश्योरेंस हो तो लॉस का एस्टिमेट एक्यूरेट हो जाता है और पूल स्टेबल बन जाता है। और फोर्थ है आपका लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का रूल्स बताता है कि भाई किसी इवेंट लाइक जैसे एक्सीडेंट, डेथ, फायर या होने के चांसेस कितने हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी हर पॉलिसी का प्रीमियम इसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकालती है। ओके, सो ये सारी चीजें आपके लिए नहीं, जो एक्चुअल सर्च करके वो वहां पे जाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है आपका, जस्ट 1 मिनट, अरे यार, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लास्ट टॉपिक में हम आ चुके हैं, वो है आपका रिस्क मिटिगेशन। सो हमने प्रिडिक्शन कंप्लीट कर दिया, कैलकुलेशन कंप्लीट कर दिया, अभी लास्ट है आपका मिटिगेशन। सो दिस मिटिगेशन इज द प्रोसेस of the planning of a disaster having the way to lessen negative impacts। यानी क्या बोल रहे हैं, रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई डिजास्टर या तो फिर प्रॉब्लम के लिए पहले से आपको प्लानिंग करना और उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को आपको कम करना। तो इसका मेन गोल है कि भाई अगर रिस्क को भी रिस्क हो भी जाए तो उसका डेमेजेस आपको मिनिमम रखना पड़े, तो वो आपका उनका गोल है। ऑल्दो द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मिटिगेशन इज टू प्रिपेयर बिजनेस फॉर द ऑल पोटेंशियल रिस्क, प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन प्लान विल द वेट इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क एंड प्रायोरिटाइज प्लानिंग अराउंड दिस इम्पैक्ट। यानी कि भाई थियोरेटिकली हम तो रिस्क मिटिगेशन का एम होता है हर पॉसिबल रिस्क के लिए तैयार रहना, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में सब रिस्क एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर प्लान बनाते वक्त हर रिस्क का इम्पैक्ट, आपका लॉस कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ता है, और जो भी सबसे डेंजरस रिस्क है उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी एंड टूल्स आर शोन बिलो। ओके, सो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेटजी एंड रिस्क शेयरिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी, सो ये सारी चीजें आप देखना। ओके, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपको सजेस्ट किए गए। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं मिटिगेशन के पॉइंट पे। ओके, इंटरनल स्ट्रेटजी, रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर, जो यहाँ पे दी गई है वही चीज है जो आपको डायग्राम में दिया था वही। ओके, सो तीनों तीन के बारे में मैं सिर्फ बता देता हूँ, आप अंदर ये खुद पढ़ लेना। ओके, सो रिस्क मिटिगेशन की 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो पहली स्ट्रेटजी आपका इंटरनल स्ट्रेटजी। पहली कौन सा है, इंटरनल स्ट्रेटजी। सो इसका मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी रिस्क को एक्सेप्ट करती है, कंपनी रिस्क को एक्सेप्ट करती है और उसको अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के अंदर ही मैनेज करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि भाई एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है और वो डिसाइड करती है कि भाई अपना जो माल कस्टमर की करेंसी में ही बेचेंगी। सो उसके बाद अपना इंटरनल नेटिंग प्रोसेस का थ्रू करेंसी रिस्क को हैंडल करेगी, मतलब रिस्क को बाहर नहीं भेजना है, खुद ही संभालना है।
तो वो आपका होता है इंटरनल स्ट्रेटेजी। सेकंड आता है रिस्क शेयरिंग स्ट्रेटेजी, तो इसमें कंपनी अपने रिस्क एक एक्सटर्नल पार्टी के साथ शेयर करती है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, सपोज करो कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए एक प्राइस या तो फिर एक्सचेंज रेट फिक्स कर देता है, और इससे फायदा ये है कि भाई अगर करेंसी अनफेवरेबल हो जाए तो लॉस नहीं होगा, बट लेकिन नुकसान ये है कि भाई अगर रेट फेवरेबल हो भी जाए तो भी कंपनी को फिक्स रेट में ही आपको डील करना पड़ेगा। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते, सपोज करो जॉइंट वेंचर ले लेते हैं। सो यहाँ दो कंपनीज अपने रिस्क और प्रॉफिट दोनों शेयर करती है। ओके। और लास्ट आपका जो है रिस्क ट्रांसफर। ओके, सो रिस्क ट्रांसफर में क्या होता है कि भाई इसका मतलब है कि भाई अपनी कंपनी अपना रिस्क एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है और उसके लिए पैसा पे करती है। एग्जाम्पल ये समझते हैं, मैं फिर से बता दूं, रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, कंपनी अपना रिस्क एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है और उसके लिए पैसा भी पे करती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि भाई एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। सो ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें कंपनी एक फिक्स्ड स्ट्राइक प्राइस पर भी करेंसी एक्सचेंज कर सकता है। अगर मार्केट फेवरेबल हो गया तो ऑप्शन यूज करेगी और प्रॉफिट लेगी, अगर अनफेवरेबल हो गया तो ऑप्शन को छोड़ देगी और लॉस से अ, बच जाएगी। तो इसका फायदा ये है कि भाई डाउनसाइड रिस्क कवर हो जाता है, तो और अपसाइड का बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है उतनी ही कॉस्ट भी आपकी ज्यादा होती है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो भाई बिजनेस के पास तीन चॉइस होती है, या तो फिर रिस्क को खुद मैनेज करो, या तो फिर किसी को साथ शेयर कर लो रिस्क को, और या तो फिर उसको ही ट्रांसफर कर दो, रिस्क को ही ट्रांसफर कर दो। ठीक है। सो यहाँ पे आपका 6.1 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके। और आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।